नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आ गया है उत्तर प्रदेश का बजट। इस बार का बजट पिछली बार की अपेक्षा और भी ज्यादा बड़ा है। 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। ऐतिहासिक बजट होने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो चलिए देखते हैं, उन बड़ी बड़ी घोषणाओं के बारे में जानते हैं जो इस बार के बजट में की गई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, केंद्रीय बजट पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बजट एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना, यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो एक में 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है और एक भी 1 लाख के आसपास लोगों ने देखा है। तो 2 प्रकार से मैंने वीडियो दी थी, कौन कौन सी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं और किसे क्या मिला है करके। आज की वीडियो में हम लोग दोनों टाइप से कवर करेंगे उत्तर प्रदेश का बजट। ये उत्तर प्रदेश राज्य का बजट है, ठीक है ना। तो देखिए, इस बार का जो बजट पेश किया गया है ना, इसका साइज पूछा जाएगा तो आप बताना 9,12,696.35 करोड़ का ये बजट है। पिछली बार के बजट से 12.9% ज्यादा बड़ा है। मतलब पिछली बार जो बजट था उससे इतना ज्यादा का ये बजट पेश किया गया है। बजट होता क्या है पहले एक लाइन में जान लो। वैसे तो मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग को पता होगा, लेकिन कुछ एक आध लोगों को जो नहीं पता है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बजट सरकार का वो एस्टिमेट होता है जिसके जरिए सरकार ये बताती है कि अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से जो शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है अगले साल तक, उस फाइनेंशियल ईयर में हम कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च करेंगे, किन किन मदों पर कितना खर्च करने वाले हैं। ठीक है जी। लेकिन बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आती है जो ये बताती है कि पिछला बार का जो बजट था वो कहां कहां पर खर्च हुआ, साथ ही साथ अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, क्या सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की। यानी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को इसलिए वर्तमान अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कार्ड भी कहा जाता है, हेल्थ कार्ड भी कहा जाता है, हेल्थ स्टेटस आप कह सकते हो। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद बजट पेश किया जाता है और बजट इस बार का ये उत्तर प्रदेश का अभी पेश किया गया है। केंद्रीय बजट भी ऐसे ही आता है, 1 फरवरी को आता है, कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश का आता है। अब इस बार की जो बजट है इसमें किसको किसको प्राथमिकताएं दी गई हैं, इस पर हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि सेक्टर के लिए क्या क्या बड़ी योजनाएं, क्या क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को इसमें प्राथमिकता दी गई है। अब चूंकि अगली बार जो है वो चुनाव लगा हुआ है, 2027 में ही चुनाव है, तो ये समझ लो कि लास्ट पूर्ण बजट है। अब इसके बाद जो वाला जो बजट आएगा हो सकता है वो अंतरिम बजट आए या हो सकता है चुनाव, भाई वो डिपेंड करेगा चुनाव की घोषणा कब होती है। ठीक है, ये वाला जो है इसकी वैलिडिटी 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च 2027 तक रहेगी। तो शिक्षा स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई। शिक्षा पर 12.4% खर्च होगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर 9% खर्च होगा, यानी कृषि को भी प्राथमिकता दी गई है, लगभग 10% के आसपास खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा पर 6% का खर्च किया जाएगा। तो 9,12,696.35 करोड़ का कुल बजट है। राज्य के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय जो है 2017 के मुकाबले अब लगभग 2 गुनी हो गई है। कितनी हो गई है? प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में है 1,09,844 और इनका लक्ष्य है कि आगे इसे 1,20,000 तक करने के उद्देश्य से काम करेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है कि उस राज्य की जीडीपी, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो उस राज्य की टोटल जीडीपी बटे टोटल जनसंख्या डिवाइड कर दो, वो हो गया प्रति व्यक्ति आय। अब ऐसा मत सोचने लगना कि मेरे पास तो 1 लाख नहीं है, यहाँ पर तो 1 लाख प्रति व्यक्ति आय बता रहे हैं। देखो, 2.24% की न्यूनतम बेरोजगारी दर है और ये भी अपने आप में एक बड़ा रेशियो है कि 2.24% ही बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में है। बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास पर 19.5% का खर्च किया जाएगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्ड किया जाएगा, जिसमें रोड हुआ, सड़कें हुआ या जो भी इनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जाएंगे वो होंगे। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का घोषणा किया गया है। क्योंकि देखो, एमएसएमई सेक्टर जो है ना, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये होता है रीढ़ की हड्डी। क्योंकि इन्हीं से जो छोटे उद्योग होते हैं, जो छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, वही थोड़ा थोड़ा करके सरकार का राजस्व इकट्ठा करने में मदद करते हैं। क्योंकि उन्हीं के टैक्स से या कहें उन्हीं के अर्थव्यवस्था के मूवमेंट से राज्य हो या देश हो वो चलता है, तीव्र गति पाता है, क्योंकि आसानी से सुविधाएं वही मुहैया कराते हैं। हर चीज़ें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं देती है। तो एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपने देखा केंद्रीय बजट में भी भयंकर खर्च किया गया था और यहाँ पर भी खर्च किया जा रहा है और इसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। कनेक्टिविटी और हवाई अड्डे का विकास पर भी यहाँ 750 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। आप जानते हो उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे पहले आप चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ याद रखोगे, फिर
लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का बाबतपुर का याद रखोगे। कुशीनगर एयरपोर्ट ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या वाला ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जेवर एयरपोर्ट जिसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 13 एक्सप्रेस वे हैं यहाँ पर, 7-8 बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं अभी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश है। ये डाटा डायरेक्टली पूछा जाता है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। युवा शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य है। कौशल विकास पर, स्किल के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। 40 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए। ये नोट डाउन कर लो, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए 3 नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। कहाँ कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में, मुरादाबाद में और बलरामपुर में। इसके लिए 50-50 करोड़ की लागत खर्च किए जाएंगे, लगाए जाएंगे और 3 यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। इसके अलावा पेंशन राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था के लिए, विधवा के लिए और दिव्यांग के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, अब वो उसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग को 1500 रुपये महीने मिलेंगे। अब एक और जरूरी बात कि युवाओं के लिए क्या मिल रहा है। तो युवाओं के लिए देखिए, इन्होंने कहा कि टेक युवा समर्थ योजना शुरू करेंगे और टेक्नोलॉजी और एआई में युवाओं को और बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। पुलिस विभाग में इन्होंने बताया कि अब तक 2,19,000 से अधिक भर्तियां की जा चुकी हैं जब से योगी सरकार आई है तब से। ठीक है, 83,000 पदों पर प्रक्रिया अभी भी जारी है, ये एक स्टेटस भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को बिना ब्याज के ऋण देकर हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है। तो देखिए, युवाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 1 लाख सूक्ष्म उद्यम या कहें वही एमएसएमई सेक्टर के लिए ये दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के बारे में उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं और अभी भी इस पर योजना जारी है, मतलब वितरण जारी है। तो 50 लाख से ज़्यादा टैबलेट और स्मार्टफोन छात्रों को मिल चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस वगैरह में। इसके बाद महिलाओं के लिए इस बजट में घोषणा की गई है कि महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए सेफ सिटी परियोजना लाई जाएगी। सेफ सिटी परियोजना के तहत क्या होगा? सीसीटीवी नेटवर्क बढ़ाए जाएंगे। आप देख रहे हो आजकल धीरे धीरे रोडवेज बसों में भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, तो ये यही है, सेफ सिटी परियोजना का ही हिस्सा है। तो सीसीटीवी नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा। एंटी रोमियो स्क्वाड बढ़ाए जाएंगे, पार्क वगैरह में जा करके चेकिंग होगी। वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। वर्किंग विमेन हॉस्टल, इसको हर शहर में लाने की योजना है। मतलब इससे क्या होगा कि एक शहर में एक ऐसा गवर्नमेंट हॉस्टल होगा विमेन के लिए, जो वर्किंग विमेन होती हैं, कामकाज करने वाली विमेन होती हैं, उनके लिए यहाँ हॉस्टल होगा। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख की बालिकाओं को लाभ देना सरकार की प्राथमिकता, ये बताया गया है मुख्यमंत्री सुमंगला योजना। महिला सामर्थ्य योजना भी लाई जाएगी, जिसके तहत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां गठित की जा रही हैं और इसमें खास करके जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप वाली होती है ना, स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं, तो स्वयं सहायता जो एसएचजी महिलाएं होती हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इंटरेस्ट फ्री लोन पिछली बार से ही दिया जा रहा है। महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में भी प्राथमिकता दी जाएगी। महिला गन्ना किसान है अगर, तो उनकी पर्ची जल्दी निकलेगी, उनका जल्दी ही पेमेंट भी सेटलमेंट होगा। उद्योग धंधे पर और बात करते हैं, तो उद्योग धंधे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर्स की स्थापना का निर्णय लिया है। डेटा सेंटर क्लस्टर मतलब कि यहाँ पर डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। डेटा सेंटर क्या होता है? आप जो भी चीज़ें, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो प्रतिदिन, या कोई भी आप यूज करते हो चीज़ें, तो उनका डेटा जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। कहीं ना कहीं इतना जो डाटा आप ट्रांसफ़र करते हो वो कहीं ना कहीं उसका डाटा सेंटर बनाया जाता है। तो ऐसे ही डेटा सेंटर क्लस्टर उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे, जिससे हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें। हम लोग जो चीज़ें यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एआई का हो, इतना सारा डेटा होता है, ये सब हमारे ही देश में रहे, किसी दूसरे देश में डेटा ना रहे, जिससे डेटा लीक होने या दुरुपयोग होने का खतरा ना रहे। उभरती हुई तकनीकों के लिए नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन लाया जाएगा और इसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है। साथ ही साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी और सरल बनाई जाएगी, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिले।
हम लोग भी जब कंपनी रजिस्टर कराते हैं या कुछ भी किसी चीज़ें कराते हैं तो उद्यम कार्ड बनवाते हैं, तो उसमें पता लगता है 72 तरीके का डॉक्यूमेंट दो, ये करो वो करो, ये वेरिफिकेशन वो वेरिफिकेशन। अब इसको थोड़ा सा सरल बनाया जा रहा है, ईजी बनाया जा रहा है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनियों को, अपने धंधों को रजिस्टर कर सकें। एक और बहुत बड़ी घोषणा की गई है, ई श्रम पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड मजदूर होंगे, श्रमिक होंगे, उनको दुर्घटना बीमा और लेबर अड्डों के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव है। लेबर अड्डे, लेबर चौक बनाए जाएंगे। आप भी देखते हो वैसे ही बिना बनाए गए ही लेबर चौक अक्सर रहती हैं, जहाँ पर लोग जाकर के लेबर इकट्ठा रहते हैं। लोगों को काम करने के लिए मजदूर चाहिए होते हैं तो वहाँ जाकर लेते हैं। लेकिन कई बार उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को, मतलब कोई क्योंकि रजिस्टर है नहीं तो सेफ्टी सिक्योरिटी भी इंश्योर नहीं रहती है। अब बात करते हैं किसानों को क्या मिला। तो देखिए, किसानों के लिए यहाँ सबसे बड़ी घोषणाएं जो है, सबसे ज़्यादा इंतजार किसानों के लिए होता है, खास करके राज्य सरकारों के बजट में। तो किसानों की खुशहाली के लिए सरकार ने नलकूप से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति जारी रखी है, ये इन्होंने बताया है। नलकूप से सिंचाई करने के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति। देखते हैं ग्राउंड लेवल पर कितना काम होता है। गन्ना किसानों के रिकॉर्ड 3,04,321 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, ये सरकार ने डेटा दिया है, डेटा शो किया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए, यानी पिछली बार वाला जो पेराई सत्र था, जो चल भी रहा है अभी 31 मार्च तक चलेगा, गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे गन्ना किसानों को 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। यानी 30 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ना का दाम बढ़ा हुआ है और गन्ना की जो लोग देते हैं मिल पर, उनको इतना भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 3.12 करोड़ किसानों के खातों में 94,678 करोड़ रुपए सीधे सीधे भेजे गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये केंद्र सरकार का है, वो है केंद्र सरकार की योजना है और उसी के तहत दी जाती है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के भी किसान भी तो हैं शामिल जिनको फायदा मिल रहा है, तो वो यहाँ पर सरकार ने डाटा दिया हुआ है। तो ये मोटा मोटा महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे, महत्वपूर्ण बुलेट्स रहे जो आपको याद रखना है। और आई होप आपको ये बजट से क्या कुछ मिला ये आपको ब्रीफ में समझ में आ गया है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ई बुक आती है हमारी मंथली करंट अफेयर की, तो जनवरी महीने की भी ई बुक आ चुकी है। इसके अलावा भी लास्ट 6 मंथ हो, लास्ट ईयर की हो, सारी करंट अफेयर की ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन पर, MJT ऐप पर। इसके अलावा यूपी लेखपाल भर्ती की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष ई बुक आई हुई है। इस ई बुक को, रामबाण ई बुक है, इसको आप ले सकते हो भी MJT ऐप से। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा।